सेट थ्योरी का है। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 11 का पहला चैप्टर क्या होता है, सेट थ्योरी होता है। ठीक है, और सेट थ्योरी को एकदम अच्छा से पढ़ना है ताकि आगे का कैलकुलस आपका मजबूत रहे। ठीक है ना, तो हम लोग सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट। सेट थ्योरी में ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स में तो आप लोग बहुत सोचते होंगे कि ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आसान है ही। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए इस यूनिवर्स में जितनी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो लिविंग हो या ना हो, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स हो तो भी और नॉन लिविंग थिंग्स हो तो भी, ये सभी वस्तुएं जो है इनको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे में क्या हो गया, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, बुक हो गया, ये सब का सब क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इसमें जो कैट है, डॉग है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ये सब लिविंग है। ठीक है, लेकिन बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है कि इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, कर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मतलब कोई भी वस्तु इस यूनिवर्स का, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना, तो इसका इंटरेस्ट मैथ में कैसे है, मैथ में ये क्यों आया, तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल में। जैसे है कैट, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स भी लिख सकते हैं, हॉर्स, पेन, पेंसिल, ठीक है, रबर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा में मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा जो हाईली इंटरेस्ट का बात है, यानी मैथमेटिक्स में जिसको हम हाईली इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, वो क्या है, ऑल न्यूमरल्स। जैसे हो गया इजी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये सब का सब जो है, अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब जितना काउंटिंग नंबर है, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, जैसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ये सब का सब जो है हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब न्यूमरल्स है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स नहीं है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, डिफिनेशन भी कह रहा है कि इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की सभी वस्तुएं जो है, सभी मैटर जो है, वो क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट कहलाएंगी, चाहे वो लिविंग हो चाहे लिविंग ना हो। ठीक है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों वस्तुएं जो है वो क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कैट, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, ये सब, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब जितना सारा नंबर आता है, रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, इंटीजर हो या होल नंबर हो, ये सब को सब का सब जो है वो किसका वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहेंगे। जैसे वॉवेल्स हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ये सब का सब जो है, लेटर्स जितना सारा है, ये सब का सब जो है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ठीक, टॉपिक जो है, सेकेंड टॉपिक जो है वो सेट थ्योरी का, वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाता है, ये क्यों आया सेट में, इसका क्या मतलब है, तो इसको पहले एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, कैट है, डॉग है और ये एलिफेंट मान लेते हैं।
अगर इसमें हम लोग पेन जोड़ देते हैं, ठीक है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, पेन, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बनाए, किसका ग्रुप है? कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, पेन है, ठीक है। तो कैट भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, लेकिन पेन कौन सा एनिमल है? कोई एनिमल नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो एक निश्चित रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको इसी तरह से हम डाल दिए वो ग्रुप करा जाएगा, ग्रुप ऐसा नहीं कराता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी वेल डिफाइंड ग्रुप्स किसको कहेंगे? सेट थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, तो एग्जांपल देखिए, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, पेन है। तो आप कहिएगा कि सर ये पेन कहाँ से आएगा, सूट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। क्यों सूट नहीं कर रहा है? कि कैट भी एनिमल, डॉग भी एनिमल, एलिफेंट भी एनिमल, लेकिन पेन कौन सा एनिमल है? पेन एनिमल है? नहीं है। तो कहिएगा सर इसको तो ऑड मैन आउट, इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अब कंसीडर कीजिए कि कैट है, डॉग है और एलिफेंट है। तो कैट भी एनिमल, डॉग भी एनिमल, एलिफेंट भी एनिमल, यानी कि ये जो ग्रुप बना है वो सब का सब एनिमल है, ठीक है। और एनिमल होते हुए भी देखिए, कैट और डॉग दोनों एक जैसा नहीं है, डॉग और एलिफेंट एक जैसा नहीं, वो सब का सब क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जब हम लोग कलेक्शन करते हैं यानी ग्रुप जब हम लोग बनाते हैं, तो ग्रुप बनाते समय ये ध्यान देना क्या है कि टोटल का टोटल एलिमेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और सब का क्वालिटी यानी सब का प्रॉपर्टी जो है वो क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे परिभाषित होता है, कैसे इसको डिफाइन कहेंगे? तो कहता है कि ए गिवन कलेक्शन यानी ए गिवन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कब कहेंगे? इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल टू टेल without any doubt that the given object is in our collection or not. वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उस कलेक्शन में आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में नहीं आएगा। यह एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। ऐसा ही नहीं सेलेक्ट कर देंगे, जैसे किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा, वो आपका सेट में नहीं पड़ना है, ठीक है। एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग जब आप कलेक्शन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला इसमें एग्जाम्पल में आइए, पहला एग्जाम्पल में पहला क्या दे रहा है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स जो है वो हमारा क्या होता है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, ठीक है ना। अब बताइए, करा ना कि इट इज पॉसिबल टू टेल विदाउट एनी डाउट दैट द गिवन ऑब्जेक्ट इज इन आवर कलेक्शन और नॉट। तो ये 5 लेटर का आपने कलेक्शन कर लिया है। क्या? 5 लेटर का कलेक्शन आपने किया है, ठीक है। अब ये देखना है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है। तो पहला ए वॉवेल, दूसरा ई ये भी वॉवेल, तीसरा आई ये भी वॉवेल, चौथा ओ यू भी वॉवेल और पांचवा यू ये भी क्या है? वॉवेल है, ठीक है। तो सब का सब क्या है? वॉवेल। अब इसमें आप बी लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा तो कुछ जचता नहीं है, पता नहीं चलता कि कैसे लिख रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा। अगर इसको अगर आप कंबाइंड ढंग से सोचिएगा तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का लेटर है लेकिन वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वॉवेल ऊपर तो 5 है लेकिन ये 2 कॉन्सोनेंट भी आएगा। उस समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल हुआ या कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट हो, किसी एक ही का बात करेंगे, ठीक है। इसको अगर मिटा देते हैं तो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वॉवेल। और इसको मिटा के केवल बीसी लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो उन ग्रुप्स के जितने सारे मेंबर है, एलिमेंट हैं, उन सभी का क्वालिटी, उन सभी का प्रॉपर्टी जो है एक जैसा होना चाहिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं यानी कलेक्शन करते हैं उस समय हर एक
मैटर, हर एक ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे। ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मतलब ये ऑटोमेटिक जवाब आप निकलने लगेगा कि पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आप लिखे हैं वो उस कलेक्शन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे AEIOU हमने लिखा, इसमें बी या सी लिख देंगे तो आप तुरंत कहिएगा कि सर बी तो जज नहीं कर रहा क्योंकि तो कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल के साथ क्या काम करेगा, इसको हटा दिया जाए। ठीक है। तो कॉलेक्स ये जब भी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो अगर जिस रूल के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, अगर उस रूल पे कोई सेट कर रहा है तो कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा, ग्रुप बनेगा। अगर उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है तो वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा। ओके। अच्छा, तो पहला एग्जांपल हम लोग क्या था, कलेक्शन ऑफ वॉवेल AEIOU। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों, क्योंकि सब का सब क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल होते हुए भी सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगला ही कलेक्शन ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है। कलेक्शन ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए कि 11 में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कि 5 गर्ल्स है, रीता, सीता, गीता, मीता, मीना, जो भी है। ठीक है। तो सीता का भी रीता नहीं हो सकती, रीता का भी गीता नहीं हो सकती, सब क्या है, अलग अलग है। चाहे वो सीता हो, चाहे रीता हो, चाहे गीता हो, चाहे मीना हो, चाहे कोई भी हो, वो सब का सब 11 क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। यानी उन पांचों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम। क्या कि वो सब 11 क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन सीता, रीता और गीता को खड़ा कर दिया जाए तो क्या तीनों एक जैसे होंगे, कभी कभी नहीं होंगे। ठीक है। इसलिए क्या बनेगा, कलेक्शन बनेगा। कलेक्शन का शर्त क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक जैसे नहीं होने के बावजूद भी उनका क्वालिटी, उनका प्रॉपर्टी, ठीक है, जो है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। थर्ड जो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 25। ठीक है। तो 25 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। ठीक है। तो ये सब जो है ऑड नंबर है, लेकिन 25 से छोटा है। तो पहला भी ऑड नंबर, दूसरा भी ऑड नंबर, पांचवा भी ऑड नंबर, सातवां भी ऑड नंबर। क्या ये इन जितना सारे ऑड नंबर लिखा हुआ है, क्या कोई एक जैसा है, बिल्कुल नहीं है, सब अलग अलग है। इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाते समय हम लोग को क्या याद रखना है कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होते हुए भी उन सबों का प्रॉपर्टी यानी क्वालिटी, ठीक है, यानी कि उनका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें डेफिनेशन क्या है, ऑल आर ऑड नंबर्स। क्या है, सब का सब ये ऑड नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार पूरा बोर्ड कर ले लीजिए। तो ये वेल डिफाइंड तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक है नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक, किसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, कर एग्जांपल्स ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसको हम लोग कहेंगे कि वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि क्लास चल रहा है 11 का, ठीक है ना, 11 का क्लास चल रहा है और हम कहें कि राम जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो राम तुरंत गुस्सा कर लेगा, भाई क्यों इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो राम जो है इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो पूछेगा ना राम कि सर हम क्यों इंटेलिजेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट का डिफिनेशन हमने नहीं दिया। ठीक है ना, कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है और कौन सा स्टूडेंट नहीं है। जैसे हम बोलते कि नहीं कि पर्टिकुलर टेस्ट में जिसका 90% से ऊपर आता वही इंटेलिजेंट है और 90% से नीचे जिसका नंबर है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हमने तो ये नहीं बनाया, हमने तो ये नहीं कहा, ये स्केल नहीं डाला कि कौन इंटेलिजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि 90% से ज़्यादा आने वाला इंटेलिजेंट कहलाएगा और 90% से कम आने वाला इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो जब तक हम लोग कोई स्केल नहीं देते हैं, जब तक कोई बैरियर हम लोग नहीं बनाते हैं, तब तक इंटेलिजेंट का मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका पहला एग्जाम्पल है करा ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो किस स्टूडेंट को हम लोग इंटेलिजेंट कहेंगे, ठीक है। वैसा स्टूडेंट जो 90 से अबव लाता है, या वैसा स्टूडेंट जो 95 से अबव लाता है, या वैसा स्टूडेंट जो 98, 99 या 100 लाता है, उसको कहेंगे। तो आगे यहाँ पे कोई डिफिनीशन हम नहीं दिए हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन जो है किसको कहेंगे, ठीक है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर एक बच्चा अपने आप को इंटेलिजेंट समझेगा, लेकिन जिस समय हम ये बता दें कि नहीं, जिसका 95% से ऊपर आएगा उसको हम लोग इंटेलिजेंट कहेंगे, और जिसका 95% से नीचे आएगा वो इंटेलिजेंट नहीं कहेगा, उसी समय सभी बच्चे अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आप को वो सेट कर लेंगे कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिफिनीशन दे दिए किसका, इंटेलिजेंट का, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट का कोई डिफिनीशन नहीं है, इसलिए यह वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए, पहला तो हो गया हमारा। अब दूसरा कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई अब देखिए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर किसको कहेंगे, कि वैसा राइटर जो साल में 10 किताब लिखता हो, या वैसा राइटर जो साल में 50 किताब लिखता हो, या वैसा राइटर जो साल में 20 किताब लिखता हो। यहाँ पर टैलेंटेड राइटर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। डिफाइन नहीं किया गया है कि किस राइटर को हम लोग टैलेंटेड कहेंगे और किस राइटर को टैलेंटेड नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ बुक्स के आधार पे अगर डिफाइन किया जाता कि 50 से ज़्यादा एक साल में जो 50 किताब लिखते हैं वो टैलेंटेड कहलाएंगे, और 50 से कम लिखते हैं वो टैलेंटेड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो टैलेंटेड राइटर का मीनिंग नहीं दिया गया है, इसलिए यह जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा, ओके। तो ये भी हो गया। थर्ड जो है कर रहा है कलेक्शन ऑफ प्रेटी गर्ल्स, ठीक है। बहुत सारे क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि ये आप प्रेटी नहीं है तो गर्ल्स आपस में लड़ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी समझना है कि प्रीटी गर्ल्स जो है इसका डिफिनीशन क्या है, ठीक है। कोई भी गर्ल्स जो है अपने आप को प्रीटी ही फील करेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए प्रीटी गर्ल्स का क्या डिफिनीशन है हमको देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कलेक्शन जो है वो क्या बनेगा, वेल डिफाइंड बनेगा। अगर हम लोग प्रीटी गर्ल्स का डिफिनीशन ना दें, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तीनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कर रहा है कि यार मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, टैलेंटेड राइटर, ठीक है, एंड प्रीटी गर्ल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हर एक आदमी के साथ अगर बोला जाए कि आप इंटेलिजेंट को डिफाइन कीजिए, या टैलेंटेड राइटर्स को डिफाइन करें, या प्रीटी गर्ल्स को डिफाइन करें, तो हर एक आदमी जो है अपना अपना विचार प्रकट करता है, ठीक है। तो चूंकि उनका विचार बदलता है इसलिए वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। अगर विचार एक हो, एक डिफिनीशन हो, तभी जाकर उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। अगर विचार बदल जाता है, परिभाषाएं बदल जाती हैं, तो वे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगी, ओके। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग का थर्ड टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ सेट, यानी कि यहाँ से चालू हो गया सेट हम लोग का। सेट किसको कहते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़े, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे जान चुके हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी जान चुके हैं, और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब अगला जो है क्या है कि सेट किसको कहेंगे, ठीक है ना। सेट का डिफिनीशन क्या है, किस सेट को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर थॉट, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट भी हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक डिस्टिंक्ट है, पहला क्या है डिस्टिंक्ट है,
और दूसरा जो है वो क्या है, डिस्टिंग्विशबल। दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विशबल है। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट तो आप लोग जानते हैं, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है एक टर्म आया है डिस्टिंग्विशबल। क्या आया है, डिस्टिंग्विशबल। इसका क्या मतलब है, ये डिसाइड करता है कि वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। डिस्टिंग्विशबल जो है वो बताता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। यानी डिस्टिंग्विशबल जो है वो सेट के प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है, कलेक्शन के प्रॉपर्टी को बताता है। अगर उसी प्रॉपर्टी का, उसी क्वालिटी का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कलेक्शन में आ जाएगा, और उस क्वालिटी का अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कलेक्शन से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्टिंग्विशबल जो है वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उस कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा। अगर क्वालिटी या प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अगर एक जैसा होगा सभी ऑब्जेक्ट का तो कलेक्शन में आ जाएंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो नहीं आएंगे। ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे लेकिन उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए कर रहा है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर थॉट। हमारे विचार में, हमारे समझ में उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाएगा जिसमें सभी ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन वे डिफरेंट डिफरेंट होने के बावजूद भी उनका प्रॉपर्टी, उनका क्वालिटी, उनका डेफिनेशन जो है क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। अब आगे लिख भी दिए हैं कि बाय द टर्म डिस्टिंक्ट वी मीन दैट नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा, यानी कि सब का सब ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। सेम चीज नहीं आना चाहिए। सेट में सिमिलर थिंग्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जैसे ए ए ए ए जो ये सेट नहीं बनेगा, बी 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 जो ये सेट नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, बाय द टर्म डिस्टिंग्विशबल, ठीक है, वी मीन दैट द गिवन ऑब्जेक्ट इज इन आवर कलेक्शन और नॉट, ठीक है, कि डिस्टिंग्विशबल ही डिसाइड करता है कि वह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है हमारे कलेक्शन में आता है कि नहीं आता है। हाँ, कब आएगा, जब क्वालिटी यानी प्रॉपर्टी एक जैसा हो तो आएगा, और एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होता चला जाएगा क्वालिटी, रहन सहन, तो क्या हो जाएगा, वो कलेक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए सेट को हम लोग क्या करते हैं, hence a set is a well defined collection of objects, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। hence a set is a well defined collection। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब उनका क्वालिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और क्वालिटी सेम रहते हुए वे सब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। Hence, a set is a well defined collection of object। अच्छा, जो जो ऑब्जेक्ट मिल करके कलेक्शन बना रहा है, ठीक है, जो जो ऑब्जेक्ट मिल करके कलेक्शन बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, समूह बना रहा है, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मेंबर कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, या तो मेंबर कहेंगे या क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ओके। एक बार देख लीजिए अच्छा से बोर्ड।